अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हम अपने लेसन टू को जो है कवर करेंगे, जो कि इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स है, और जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज और कंसेप्ट यूज़ किए जाते हैं इकोनॉमिक्स में, आज हम उनको जो है देखेंगे। लेसन टू जो है कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस के ऊपर जो है मुश्तमिल है। इसमें रैशनल चॉइस, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मार्जिनल बेनिफिट, इक्विटी एंड एफिशिएंसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, फ्रंटियर और इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है, इन कंसेप्ट्स को आज कवर किया जाएगा। कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ एन इकोनॉमिक डिसीजन। देखें, सबसे पहले तो ये आ जाता है कि रैशनल चॉइस क्या होती है। रैशनल चॉइस हमारे पास ये होती है कि जो आप इमोशंस के बिना सोच समझ के कैलकुलेटेड मूव करते हैं, उसको कहते हैं रैशनल चॉइस। उसके लिए हमारे पास कॉस्ट और बेनिफिट एनालिसिस होना चाहिए अगर आप कोई रैशनल एनालिसिस लेना चाह रहे हैं। यानी आप, अगर आप एक समझदार इंडिविजुअल हैं, तो आप चीज़ों का कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेंगे। मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल बेनिफिट एनालिसिस भी किया जाता है। ये थ्योरी हमें ये सजेस्ट करती है कि आप लिमिटेड रिसोर्सेज को एफिशिएंट वे में यूज करते हैं। एफिशिएंसी क्या होती है, ये आगे भी आ जाएगा। मैक्सिमम जो आउटपुट आप हासिल करते हैं मिनिमम एफर्ट के साथ, उसको एफिशिएंसी कहा जाता है। Consumer and producer can achieve rational decision by analyzing cost and benefit, ensuring satisfaction या profit maximization relative to their cost. Net benefit क्या होता है? वो होता है बेनिफिट से अगर आप कॉस्ट निकाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन है, वो इस्लामाबाद में जॉब करना चाह रहा है, 75,000 उसकी सैलरी या 11,000 उसको ट्रांसपोर्टेशन आती है, तो उसको जो बेनिफिट बचता है वो 64,000 का बचेगा। इसी तरीके से एक दूसरी जॉब है जो कि फैसलाबाद सिटी के अंदर है, और वो वहां पे 80,000 उसको ऑफर हो रही है, लेकिन उसको ट्रांसपोर्टेशन की कास्ट वहां पे 27,000 आ रही है। तो जो नेट बेनिफिट बचता है वो बचता है 53,000। तो अगर आप नेट बेनिफिट एनालिसिस करें तो हमें पता चलता है कि जो जॉब ए है ये प्रेफर्ड है, क्योंकि उसका बेनिफिट ज्यादा है। और यही चीज प्रोड्यूसर के ऊपर भी अप्लाई होती है कि अगर उन्होंने एक फॉर एग्जांपल कार प्रोड्यूस करनी है, कोई प्रोडक्ट बनानी है, तो वो उसकी बेनिफिट भी देखेंगे और कॉस्ट भी देखेंगे। तो अगर बेनिफिट ज्यादा होगा नेट कॉस्ट से, तो फिर वो उस डिसीजन को करेंगे अगर वो रैशनल है, अदरवाइज वो नहीं करेंगे। यही रैशनल डिसीजन मेकिंग है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को देखना। इसी तरीके से हमारे पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कंसेप्ट आ जाता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कंसेप्ट ये है कि आप एक जब इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग करते हैं, फॉर एग्जांपल आप ये डिसाइड करते हैं कि आपने एक जो है बुक खरीदनी है, या आपने वो पैसे जो है किसी चैरिटी को डोनेशन देने हैं। तो अगर आप बुक खरीद लेते हैं तो फिर उसकी अपॉर्चुनिटी कास्ट ये होगी कि आप उसको चैरिटी कर सकते थे या किसी और काम में ला सकते थे। तो वो जो आपने लीव कर दिया है, जो जो ऑप्शन आपने छोड़ दिया है, ठीक है, जो भी उससे अगला बेहतर ऑप्शन था वो आपने जो छोड़ दिया है, उसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी कास्ट। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप 2 यूनिट ले लें, 2 यूनिट यानी 2 रुपए के अंदर जो है आपको या 200 रुपए के अंदर आपको एक बुक मिलती है, उससे आपको 80 की सेटिस्फेक्शन है, चैरिटी पे आपको 100 की सेटिस्फेक्शन है। तो हमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ये बताता है कि आपको चैरिटी करनी चाहिए। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते और आप बुक ले लेते हैं, तो फिर हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? चैरिटी। अगर आप चैरिटी करते हैं तो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी बुक को परचेज करना। यानी जो भी हम नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव छोड़ देते हैं उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहा जाता है। और रैशनल इंडिविजुअल इसके बारे में सोचता है। ये यानी अजम्पशन है इकोनॉमिक्स के अंदर के एजेंट्स जो हैं वो रैशनल हैं। एजेंट ऑप्टिमाइज करते हैं, यानी वो रैशनल डिसीजन मेकिंग करते हैं, चाहे वो कंज्यूमर है या प्रोड्यूसर है। और मार्केट क्लियर होती है। और हमारे पिछले लेसन में देखा था कि मार्केट क्लियर थ्रू प्राइसेस होती है। इसी तरीके से हमारे पास कंसेप्ट आ जाता है मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल बेनिफिट का। मार्जिनल कॉस्ट क्या है कि अगर आप एक और यूनिट किसी चीज का कंज्यूम करें या प्रोड्यूस करें, तो उसकी वजह से जो हमें कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, एक आप न्यू चेयर बना रहे हैं आप एक फर्म में, तो आपको एक्स्ट्रा 4,000 लेबर और रॉ मटेरियल मिला के, इलेक्ट्रिसिटी मिला के 4,000 एक्स्ट्रा पड़ रहे हैं। तो वो 4,000 उसकी मार्जिनल कास्ट है। एक और आप चेयर बनाएंगे, हो सकता है वो आपको 3500 की पड़े, 4500 की पड़े। तो वो जो नेक्स्ट ईच यूनिट आप बना रहे हैं, उसकी जो कॉस्ट है उसको कहेंगे मार्जिनल कॉस्ट। इसी तरीके से हमारे पास मार्जिनल बेनिफिट हो सकता है डिसीजन मेकिंग, कोई भी इकोनॉमिक हम करते हैं तो। फॉर एग्जांपल, अगर आप कंज्यूमर हैं या प्रोड्यूसर हैं, तो आप कंजम्पशन करते हैं, तो जो भी आपको बेनिफिट हासिल होता है वो हमारा मार्जिनल बेनिफिट है। फॉर एग्जांपल, प्रोड्यूसर कहता है मैंने एक चेयर जो है बनाई है, वो मैंने सोल्ड करनी है 5,000 रुपए की। तो जब वो ये एक और न्यू चेयर सोल्ड करेगा, तो उसकी टोटल रेवेन्यू तो बढ़ जाएगी, लेकिन मार्जिनल कितनी बढ़ेगी? 5,000।
इसी तरीके से हमारे पास कंसेप्ट आ जाते हैं इक्विटी और एफिशिएंसी का। इक्विटी का मतलब ये होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज जो है वो फेयर है। नेपोटिज्म का ये मतलब होता है कि आप जो इकोनॉमिक डिसीजन कर रहे हैं, अगर आपके पास पावर है तो वो आप अपने जानने वालों को जो है फेवर दे देते हैं, जो कि इक्विटी का उलट है। और इकोनॉमिक्स जो है इक्विटी और एफिशिएंसी की बात करती है उसको प्रमोट करने की, नेपोटिज्म उसके उलट है। कंसेप्ट ऑफ इक्विटी इज अप्लाई टू इंप्रूव द इनकम इनइक्वालिटी एंड द अदर इकोनॉमिक बेनिफिट, यानी ये हर इकोनॉमिक डिसीजन के अंदर इसको किया जाता है। ये अगर आप ग्राफ देखते हैं तो यहाँ से हमें इस पिक्चर में नजर आ रहा है, डिपिक्ट हो रहा है कि इक्वालिटी और इक्विटी का क्या फर्क है। कि अगर एक मतलब ये छोटा है, ये उससे बड़ा है, ये उससे, आप उनको एक जैसा टेबल दे देंगे तो वो ये मैच नहीं देख सकते। लेकिन अगर आप उनको इस तरीके से अपलिफ्ट करेंगे इकोनॉमी को कि वो सारे ही उसको देख सके, तो इस कंसेप्ट को कहा जाता है इक्विटी। यानी हर बंदे को एक जैसा नहीं आपने ट्रीट करना, बल्कि इतना ऊपर लेकर आना है नेटवर्थ के हवाले से, नेट बेनिफिट के हवाले से, कि वो सारे ही एक जैसा बेनिफिट हासिल कर सकें। एफिशिएंसी का क्या कंसेप्ट है? एफिशिएंसी का ये मीनिंग होता है कि आप मैक्सिमम बेनिफिट लें विद मिनिमम कॉस्ट या मिनिमम एफर्ट, और उसमें टाइम भी शामिल होता है। यानी एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज से जो है आपका जो रिसोर्सेज है इकोनॉमिक्स वो वेस्ट नहीं होते। आपका टाइम एफर्ट ये सारी चीजें भी उसमें शामिल है एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग के अंदर। ऑप्टिमल डिसीजन का भी यही मतलब होता है कि आप एफिशिएंसी के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं। वो ऑप्टिमल और एफिशिएंसी एक ही चीज है। जैसे एक फर्म है वो ऑप्टिमाइज करती है टोटल रेवेन्यू को या मिनिमाइज करती है टोटल कॉस्ट को, इसी तरीके से एक कंज्यूमर है वो अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करेगा या वो अपने एक्सपेंस को मिनिमाइज करेगा। तो ये एफिशिएंसी का कंसेप्ट एक रैशनल इंडिविजुअल लेके चलता है। इसी तरह से हमारे पास जो है नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर एक ऐसा कह लें कॉम्बिनेशन होता है दो गुड्स का। मैंने यहाँ पे हमने अस्यूम किया कि वीट है हमारे पास और वो राइस बना सकते हैं। तो ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन है कि अगर आप 10 यूनिट बना सकते हैं वीट के, तो हमने सपोज किया कि कोई यूनिट नहीं बनेगा राइस का। इसी तरीके से ये सारे कॉम्बिनेशन एफिशिएंट हैं गिवन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी के हवाले से। ठीक है, और इसके अगर आप अंदर लाई करते हैं तो इसका मतलब है कि आप एफिशिएंट नहीं है, इन एफिशिएंट प्रोडक्शन कर रहे हैं। और अगर आप इससे ऊपर लाई कर रहे हैं तो वो आप लाई नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास अभी इतने रिसोर्सेज नहीं है। यानी इससे ऊपर एक और ग्राफ नहीं आ सकता, क्योंकि आपके पास गिवन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी से मैक्सिमम आप यही कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं। हम यहाँ सपोज करें कि हम दो ही गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये पूरी इकोनॉमी को अंडरस्टैंड करने के लिए ये वाला प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर का कंसेप्ट यूज किया जाता है। और ये जो कर्व है ये दोनों का ऐसा कॉम्बिनेशन है कि जब आप इसका एक और यूनिट प्रोड्यूस करते हैं, फिर नेक्स्ट, तो जो अपॉर्चुनिटी कास्ट का हमने कंसेप्ट देखा था, वो अपॉर्चुनिटी कास्ट इसमें इंक्रीज होती है कि आप यहाँ पे एक यूनिट छोड़ रहे हैं वीट का, यहाँ पे आप 2 यूनिट छोड़ रहे हैं, यहाँ पे आप 3 यूनिट छोड़ रहे हैं उसके, और यहाँ पे आप जो है फुल फ्लैज वीट को छोड़ देते हैं अगर आपने ये पैदा करना है। ये सारे कॉम्बिनेशन एफिशिएंट होते हैं, लेकिन इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है हमारे पास इसकी एग्जिस्ट करती है, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, इस वजह से ये होता है। और मैंने आपको बताया कि ये कर्व अपवर्ड कब शिफ्ट करेगा, अगर टेक्नोलॉजी बढ़ जाए तो ये कर्व जो है बिल्कुल ऊपर चला जाएगा और आप उन्हीं गिवन सोर्सेज के साथ ज्यादा आउटपुट पैदा कर सकते हैं। और इसके अंदर विद इन आप इन एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कर रहे हैं, इन एफिशिएंट प्रोडक्शन। इसी तरीके से हमारे पास एक और कंसेप्ट आ जाता है, वो है इकोनॉमिक ग्रोथ का। तो इकोनॉमिक ग्रोथ एक एग्रीगेट कंट्री के अंदर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को कहा जाता है कि एक साल के अंदर आप ओवर द टाइम पीरियड आप कितनी जो है आउटपुट पैदा कर रहे हैं, जो कि जीडीपी से मेजर की जाती है। जीडीपी हमारे नेक्स्ट लेसन में आ जाएगा कि उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। और ये जो हमारी इकोनॉमिक टोटल आउटपुट होती है कंट्री की, ये आपकी लेबर की क्वालिटी, उनकी एजुकेशन, उनकी प्रोडक्टिविटी, टेक्नोलॉजी और बेटर एफिशिएंट जो रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन है, इन सारों की वजह से भी ये मुतासर होती है। ये सारे उस फैक्टर उनको डिटरमिन करते हैं। अगर आप पाकिस्तान की जीडीपी देखते हैं करंट, तो ये उसका ट्रेंड जो है हमने उसको ड्रा किया है, तो ये इसमें अप्स एंड डाउन्स हैं कि 5% है, 6% है, 2% भी हुआ है, 4% भी जीडीपी ग्रोथ रहा है इन पिछले इस पीरियड के अंदर 2000 से 2022 तक 4% भी रहा है। आजकल जो है ये थोड़ा सा फिर 3
के अराउंड अबाउट जो है इसको रिपोर्ट किया जा रहा है। तो ये जीडीपी ग्रोथ का ग्राफ है जो कि ये डिपिक्ट कर रहा है कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस है, डोमेस्टिक चैलेंजेस हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, कोविड का भी असर आया, तो उस वजह से हमारी जो जीडीपी है वो इंक्रीज नहीं कर रही सीधी, बल्कि वो कभी डिक्लाइन हो जाती है, कभी इंक्रीज करती है। और इस कॉन्सेप्ट को जो है फर्दर जो है नेक्स्ट लेसन्स के अंदर भी हम कवर करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेसन आप जो है अगले अपलोड का जो है वेट कीजिए। थैंक यू सो मच।